भोपाल अपने सुंदर झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर इस शहर को किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है एक इंडस्ट्रियल घटना जिसने सभी को हिला के रख दिया। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड माइक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसीलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। सन 1969 में यूसीआईएल कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड माइक के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इन विषैली गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवत मिक के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है।
शुरुआती दौर में सीबीआई तथा सीएसआईआर द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2,159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाली मृत्यु की संख्या 3,787 बतलाई गई है। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। दुर्घटना के 4 दिन के पश्चात 7 दिसंबर 1984 को यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु 6 घंटे के बाद उसे 2100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया, जहां से वो अपने देश अमेरिका चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।